हेलो गाइस। तो ये आज हमारा लास्ट वीडियो है डी को विद एकता सीरीज एंड मैं आज आप लोग के लाई हूँ कुछ हैक्स जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए इन इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम 2026। सो मस्ट चिल होके 15 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट करके ये वीडियो देखना। इसमें कोई पढ़ाई नहीं करने वाले, सो डोंट वरी, बट ये इक्वली ही रेलिवेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सीरीज़। ओके, सो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ इधर जो सर्कुलर आईएससी में रिलीज किया गया है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स है ये इन शॉर्ट यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, अब देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन पे मैंने पॉइंट्स लिखा है। से फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन माइक्रो इको। ओके, diagrams on movement and shift of demand and supply curves should be well labeled and arrow should be made. Also differences should be supported with diagrams. तो क्या है इसमें बेसिकली आप जब भी डिफरेंस लिखोगे मूवमेंट एंड शिफ्ट के बीच में, इफ इट कम्स इन केस ऑफ डिमांड और इन केस ऑफ सप्लाई, तो जब डिफरेंसेस लिखोगे तो मीनिंग शुड बी द फर्स्ट पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट शुड बी डायग्राम। एंड जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो जो एरोज है ना मूवमेंट एंड शिफ्ट का, यू हैव टू शो दैट एरोज, क्योंकि काउंसिल ने स्पेसिफिकली बोला है कि एरोज शुड बी मेड। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ। ठीक है, सो ये है P0, ये है Q0। जैसे प्राइस P1 बढ़ा, डिमांड घट के Q1 हो गया, सो ये हमारा डिमांड कर्व है DD। ठीक है, आप अब पॉइंट A से पॉइंट B में मूव कर गए। सो आप एक एरो बना के दिखाओ, अपवर्ड एरो बना के दिखाओ जहाँ यू आर शोइंग कि हाँ हम ऊपर मूव किए हैं अलोंग द सेम डिमांड कर्व। एंड उसको अपन नाम क्या देते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सो ये चीज़ आईएससी काउंसिल बोलना चाह रहे हैं आपको, जो आपको अपने बोर्ड्स पेपर में ध्यान रखने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर आप इनकम ऑफ द कंज्यूमर का पॉइंट लिख रहे हो इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, सो ओवर देयर याद है गुड्स 3 टाइप का होता था, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। तो ये तीनों गुड्स के बारे में आपको लिखना होगा। अगर आप इनकम का पॉइंट लिख रहे हो तो आपको ये तीनों गुड्स के बारे में लिखना होगा। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हैज टू बी एग्जैक्ट or else it will be marked wrong. So क्या बोल रहे हैं? जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में, ठीक है, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट हुआ करता था। ओके, सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखना है, नो ऊपर नीचे, एकदम बोल्ड लेटर्स में। याद है टू कमोडिटी केस के एकदम स्टार्टिंग में था लॉ। ओके, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर मस्ट एलोकेट हिज और हर इनकम among various commodities in such a way that a large unit of money spent on each commodity gives him or her the same marginal utility. That's the law, right? With assumptions exact law लिखना, और else marks नहीं मिलेगा। एंड पता है ये हर लॉ के लिए रेलेवेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, अगर आप इंडिफरेंस मैप आपको आता है और आपको ये लोग बोल रहे हैं इंडिफरेंस मैप बना के दिखाओ, तो 3 इंडिफरेंस कर्व बनाना ज़रूरी है। 3 इंडिफरेंस कर्व बनाना ज़रूरी है। इनफैक्ट जो लास्ट टॉपिक था ना कंज्यूमर बिहेवियर का, कि कैसे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं यूजिंग आईसी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, तो उसमें भी 3 आईसी कर्व्स बनाना। देखो काउंसिल ने इसको ज़रूरी बोला, एटलीस्ट 3 तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेगा। ठीक है, रेड फ्लैग्स इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम तुम्ही को फेस करना होगा। तो मैं तो ले आ रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ कि देखो ये गलतियाँ मत दोहराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ब्लैक मार्केटिंग नॉट टू बी रिटन एज अ सोल्यूशन ऑफ प्राइस सीलिंग बट इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज एन इम्पैक्ट। सो आप जब प्राइस सीलिंग पॉइंट किए थे, याद है उसमें ब्लैक मार्केटिंग एक पॉइंट आया था जो लास्ट था प्राइस सीलिंग के टॉपिक में। तो ये लोग बोल रहे कि प्राइस सीलिंग को याद रखना, जब उसमें ब्लैक मार्केटिंग इज नॉट द सोल्यूशन, वो कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि प्राइस सीलिंग का इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंस है ब्लैक मार्केटिंग। तो उसको एक इम्पैक्ट की तरह ट्रीट करो, ब्लैक मार्केटिंग को एक इम्पैक्ट की तरह ट्रीट करो। ओके, चलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन
must include statement, 2-3 assumption diagram, explanation of 3 stages। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, जब हम लोग को अगर बाय चांस आता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिखो एंड विद द 3 स्टेजेस एक्सप्लेन करो, सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि आप स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखो, आप अजम्पशंस दो, 5 अजम्पशंस है, आप 2-3 अजम्पशंस दे दो, फिर टेबल बनाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, डायग्राम होना चाहिए एंड उसके एक्सप्लेनेशन होने चाहिए। ओके, सो टेबल बनाना इन शॉर्ट नहीं इम्पॉर्टेंट है, नहीं आता मत बनाओ टेबल, बट व्हाट यू नीड टू फोकस इज ऑन लॉ, अजम्पशंस, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द 3 स्टेजेस। ओके, चलिए नेक्स्ट, it is very important to mention degree of responsiveness while defining elasticity of demand and supply. So whenever you are defining price elasticity of demand or price elasticity of supply, so in the definition you have to write degree of responsiveness. Say for example, price elasticity of demand क्या होता है? It's the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to the change in the price of the commodity. So that word degree of responsiveness should be there in your answer. Okay, cool, yes. If question on consumers equilibrium using cardinal approach is asked, then give the case of one commodity. अब इसका मतलब क्या है, अगर तुम लोग से ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो हाउ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम यूजिंग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, देन याद रखना तुम्हें वन कमोडिटी केस एक्सप्लेन करना है। कार्डिनल यूटिलिटी में 2 केसेस था ना, 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस, तुम्हें 1 कमोडिटी केस करना है। अगर वो लोग स्पेसिफाई नहीं कर रहे, बस इतना बोल दे कि कार्डिनल यूटिलिटी से बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे आता है, तो 1 कमोडिटी केस लिखना। ओके, और इंडिफरेंस कर्व आता है तो फेयर इनफ, इंडिफरेंस कर्व का तो आपको डायग्राम पता है, बाय द वे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इस बात पे बोर्ड्स के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 9 पे आते हैं। While explaining concepts like product differentiation and price discrimination, it is important to mention which form of market is applicable. It is applicable. अब जैसे आप डिफाइन करते हो, लाइक ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो अब जैसे हमें पता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोली, प्रोडक्ट differentiation is a feature of monopolistic competition, right? तो आप जब भी डिफाइन करो ना, आप ये ज़रूर मेंशन करो कि ये किसका फीचर है, ये किसका फीचर है, ठीक है? तो दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग अस व्हाइल एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक ये इट इज़ important to mention which form of market it is applicable. Next, while solving numericals on elasticity of demand, the minus sign must be shown even if it is irrelevant while solving the sums. तो ये लोग बोल रहे हैं जब आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, अगर कोई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सम आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो हम लोग नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं, राइट? अगर हमें बोला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, तो अपने आंसर में हम नेगेटिव साइन नहीं लिखते, राइट? बट व्हाट दे आर आस्किंग यू कि हाँ वहाँ मत लिखो नेगेटिव साइन, बट फॉर्मूला जब लिखोगे तो वहाँ नेगेटिव साइन होना चाहिए। सो यू नो व्हाट डू आई सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स कि एनीवे डेल्टा क्यू या डेल्टा पी में से कुछ तो नेगेटिव आएगा ही ना, एंड इसलिए फॉर्मूला में शुरू से ही नेगेटिव लेके चलो। व्हाट आई मेंट टू से इज कि ई पी जैसे क्या होता है, माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, है ना? बहुत स्टूडेंट्स को बस इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि माइनस साइन इग्नोर करना, तो ये लोग ये माइनस साइन लिखते भी नहीं है फॉर्मूला में। नो, राइट इट इन द फॉर्मूला। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि डेल्टा क्यू डेल्टा पी में से कोई एक वैल्यू आता है ना जो नेगेटिव होता है, क्योंकि आप न्यू माइनस ओल्ड करते हो। सो से फॉर एग्जाम्पल डेल्टा क्यू -10 आया, डेल्टा पी 5 आया, पी 5 आया, ठीक है? इनिशियल क्वांटिटी 10 था, अब क्या हुआ, 5 कटा, 10 कटा, अब 1 आया, सो माइनस माइनस क्या हुआ, +1, तो आंसर आपका तो प्लस ही में आएगा ना। तो ये चीज़ याद रखना, आंसर पॉजिटिव में ही लिखना है और नेगेटिव साइन फॉर्मूला में मेंशन करना है, और एल्स
ISC मार्क्स काट देगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ये सब कुछ माइक्रो इको का पॉइंट्स था जो उन्होंने बोला था। और पता है उन्होंने ये भी बोला था कि डायग्राम जब आप बना रहे हो डोंट मेक इट विथ पेन। ये मैंने अपने भी किसी कुछ स्टूडेंट्स में ना नोटिस किया है। अगर आप लोग देख रहे होगे तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि वो लोग डायग्राम्स इवन मॉक टेस्ट में पेन से बना दे रहे हैं मस्त। अब क्या होता है ना गाइज, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है पेन से बना रहे हैं क्योंकि क्लासेस एंड ऑल में हम पेन से बना देते हैं। But no, in your board exams, you have to draw the diagrams with the pencil, not with pen, or else marks deduct. ठीक है, तो पेंसिल से बनाना मेरे दोस्तों, प्लीज़ पेन से मत बनाना डायग्राम्स, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैक्रो इको का। मैक्रो इको में क्या क्या उन्होंने बोला है हमें याद रखने को। उन्होंने बोला है कि जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ऑन सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है, डायग्राम ऑफ ADAS नीड नॉट बी ड्रॉन। तो अगर आप लोग फ्रैंक से पढ़ रहे होंगे तो आप लोग ऑब्जर्व किया होगा या जब आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे तो जो SI अप्रोच का डायग्राम है ना वो ठीक ADAS के नीचे बना के दिखाए, मतलब डिराइव किया है। ADAS से ही SI डिराइव होता है ना, तो वो लोग डायग्रामेटिकली वो पूरा डिराइव किया है। तो जब उन्होंने SI अप्रोच बनाया है तो उन्होंने पूरा ADAS के ठीक नीचे SI डिराइव करके बनाया है। अब बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम अगर SI अप्रोच आता है तो हम क्या सिर्फ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच बना सकते हैं, हमें वो डेरिवेशन शो करना ज़रूरी है डायग्रामेटिकली क्या? तो ISC काउंसिल बोला नहीं नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं है। अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच आता है तो जब तुम डायग्राम बना रहे हो तुम डायरेक्ट सेविंग्स कर्व, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर्व बनाओ और उसको ADAS से डिराइव करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ओके, डायग्रामेटिकली। सो यही बोला गया कि फॉर क्वेश्चंस ऑन SI अप्रोच डायग्राम ऑफ ADAS नीड नॉट बी ड्रॉन, इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए ही काउंसिल बुक में बनाया हुआ है, बट आपको एग्जाम में अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच आते तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि ना सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम रियल एंड मनी फ्लो शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। तो जब अपन 3 सेक्टर मॉडल बनाते हैं, 4 सेक्टर मॉडल बनाते हैं, 2 सेक्टर मॉडल बनाते हैं, तो हम लोग एक चीज़ सीखते हैं ना कि एवरी रियल फ्लो हैज़ अ मनी फ्लो कॉरेस्पॉन्डिंग। और याद है हम लोग या तो रियल फ्लो डॉटेड लाइन से बनाते हैं, मनी फ्लो प्लेन लाइन से बनाते हैं, जैसे या वाइसी वर्सा आप कुछ भी कर सकते हो। अब रियल से कुछ भी है, अगर आपको आपके डायग्राम में रियल फ्लो दिखाना है तो सपोज आप डॉटेड लाइन से दिखा रहे हो और मनी फ्लो आप ऐसे सिंगल लाइन से दिखा रहे हो, तो वो आपको एकदम ध्यान रखना है। इनफैक्ट बुक में भी ये चीज़ है ध्यान रखने का, ठीक है। इनफैक्ट आप जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ सिखाया गया होगा। सो इन अ सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम रियल एंड मनी फ्लो शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड, ओके, रिमेंबर दिस। बहुत स्टूडेंट्स ये मिस आउट कर जाते हैं। यूज डॉटेड एंड डैश लाइन्स फॉर रिप्रेजेंटिंग देम, ओके। और अगर 3 सेक्टर आता है तो याद है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट जो होता है, जैसे हाउस होल्ड ने सेव किया कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट से इन्वेस्ट हुआ फर्म्स में, और फिर ऊपर गवर्नमेंट होता था। तो दे आर सेइंग कि अगर 3 सेक्टर 4 सेक्टर कुछ भी आ रहे हैं तो वो सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट प्रेजेंट करना, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन, फिस्कल पॉलिसी चैप्टर में लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन। तो उसमें एक पॉइंट था रेप्यूडिएशन ऑफ डेट। रेप्यूडिएशन ऑफ डेट मतलब रिफ्यूजल टू पे डेट, ठीक है। ये पॉइंट मत लिखना, इट शुड नॉट बी रिटन। आई नो बुक में लिखा हुआ है बट काउंसिल ने अपने सर्क्यूलर में बहुत क्लियरली बोल चुका है कि रेप्यूडिएशन अगर मेथड्स आता है डेट रिडेम्पशन का तो उसमें रेप्यूडिएशन ऑफ डेट आप मत लिखना, because it's like refusal to pay debt that government would not like to do ever, and if government ever does then people will never give loans to government, so that is why बहुत ही controversial point है, मत लिखिए, ठीक है। और बोला है कि for a 4 mark question of determination of foreign exchange rate the following should be included in the diagram। so याद है foreign exchange rate के चैप्टर में लास्ट में एक टॉपिक था determination of equilibrium foreign exchange rate under flexible exchange method। तो
उस टॉपिक में तुमको क्या क्या चीज़ लिखना है वो लोग पॉइंट्स तुमको बोले हैं। जैसे यू हैव टू राइट कि कब कब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करते हैं, यू हैव टू राइट कब कब फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई होता है, यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम। ये जो डायग्राम था ना, एंड बी वेरी केयरफुल विद द एक्सेस नेम। हाँ, ये जो डायग्राम था ना, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ इक्विलिब्रियम होता है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, ये क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड होता है। एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट इज डॉलर्स लेते हो, यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट लेते हो एक्सिस में। तो वट एवर दे आर सेइंग कि अपने एक्सप्लेनेशन में यह लिखना कि कब कब फॉरेन एक्सचेंज डिमांड होता है, ये लिखना कब कब सप्लाई होता है, डायग्राम बनाना और फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ऑल दिस शुड बी देयर इन योर आंसर। अब नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग डेफिनेशन मस्ट इंक्लूड द पार्ट ऑफ creation of money or printing of new notes and increase in the money supply. So if you have been asked the define deficit financing, then these are the keywords which you have to mention in your answer. क्या क्या keywords है? Printing of new notes, क्योंकि deficit financing तो वही होता है ना, printing of new currency by the central bank to meet the budget deficit, है ना। तुम लोग ये किए हो ये पॉइंट। सो डेफिनेशन में प्लीज ऐड दिस वर्ड्स इफ यू हैवंट, क्रिएशन ऑफ मनी, प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स एंड इंक्रीज। ऑफ कोर्स डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट, जब आप एनआई के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, आइटम्स मस्ट बी एज पर द क्वेश्चन एंड ऑल्सो हैव यूनिट्स एंड आंसर। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वट एवर दे हैव गिवन यू, सो आपने फॉर्मूला लिख दिया एंड उसके बाद आप सपोज से फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब उसके बाद न्यूमेरिकल्स में ऐसा वन सब मतलब रोमन 1 2 3 करके आइटम्स दिया हुआ रहता है ना, तो आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला तुम डायरेक्टली नंबर्स लिख सकते हो। जैसे प्राइवेट फाइनल में सपोज प्राइवेट फाइनल 0.1 में दिया है उसका वैल्यू, तो उसके बाद तुम ऐसे लिखोगे 0.1 प्लस 0.2, मतलब ऐसे लिखोगे। ठीक है, एंड फिर सॉल्व करोगे और जो आंसर लिखोगे, सपोज फिगर्स इन लैक्स है तो तुम्हारा आंसर भी लैक्स में निकलेगा। सो यू हैव टू स्पेसिफाई आंसर रुपीज दिस लैक्स, या करोड़ में तो करोड़, यूज द यूनिट और एल्स मार्क्स डिडक्ट होगा। एंड गाइस राइट द फॉर्मूलाज, राइट द फॉर्मूलाज। ओके, अब बोला है अगर एज ए बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो एडवर्स बीओपी का एक टॉपिक था ना कि कैसे अपन एडवर्स बीओपी को ठीक कर सकते हैं, व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें याद है पहला पॉइंट डीवैल्यूएशन था, सेकंड पॉइंट डेप्रीसिएशन था, डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, राइट। फर्स्ट पॉइंट डीवैल्यूएशन, second depreciation. So what are they asking? They are asking you कि depreciation must not be written as a point to rectify adverse BOP. Even अगर adverse BOP के बुक मतलब बुक में even दो depreciation point अभी भी exist करता है, ठीक है, बट अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे तो आप डेप्री का पॉइंट नहीं लिख सकते, अगर आप लिखोगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये काउंसिल का कहना है। तो इसको प्लीज़ ध्यान में रखना। हाँ, आप डीवैल्यूएशन लिख सकते हो बट उसमें आपको डेप्री नहीं लिखना है। ये आई एम श्योर बहुत लोगों को ये पॉइंट नहीं पता होगा, लास्ट वाला स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू। ओके, बाकी गाइज यही था सर्क्यूलर के हिसाब से कुछ की पॉइंट्स, कुछ टिप्स ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर करने में, बिकॉज दैट इज व्हाट आवर एम इज। Okay, I hope my video was useful to you guys and I wish you all the very best for your exams, and if you have any doubts you can reach back to me on my Insta handle or on my mail ID. Okay, thank you, all the very best, rock your exams, bye bye, thank you.